वीवर्स, आज हम अपने वादे के मुताबिक फिर हाजिर हैं, जो है ना लाइव। आज हमारे साथ गेस्ट हैं तंडोजाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मेरे टीचर, और हमें उन्होंने पढ़ाया। बड़े अच्छे टीचर थे और बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी, लियाकत अली जमाली साहब। और जमाली साहब जो है ना अब प्रोफेसर से रिटायर होके प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा उनकी वो करने की बजाय उनको लाइव लेते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बारे में। सर, हम लाइव आ चुके हैं, आप भी लाइव हैं। तो जी सर। जो है ना, मैंने सिर्फ इतना तारुफ कराया है कि आप मेरे टीचर हैं और जो है ना बड़ी हम्बल और नरम दिल पर्सनैलिटी हैं, तो इससे ज़्यादा मैंने नहीं कराया। अभी आप अपना थोड़ा ज़िंदगी का सफ़र शेयर करें, यूनिवर्सिटी की लाइफ को कहाँ से शुरू किया, यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचे? जी, मैं 73 में एडमिशन ली थी, 1973 में। उसके बाद 80 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन के बाद जमाली साहब का थोड़ा नेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से आवाज़ कट रही है, लेकिन वो वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। काफ़ी रिसर्च की थी एग्रीकल्चर एस्पेक्ट पे, एग्रीकल्चर रोल के ऊपर, हाउ टू ब्रिंग ए चेंज, हाउ टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एज ए इंजीनियर मैंने काम किया था। 2016 आफ्टर रिटायरमेंट मैंने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, जिसमें ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हैं, जो इधर सिंध में इसको सियापेप कहते हैं, सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट। उसमें आजकल मैं मॉनिटरिंग फील्ड टीम इंचार्ज अपर सिंध काम कर रहा हूँ 2016 से लेके टू डेट तक, आज तक। वहाँ भी हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर से काम हो रहा है, वाटर मैनेजमेंट, एज ए इंजीनियर ग्रोवर से कंसल्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है इसको चेंज करो, मॉडर्न सिस्टम पे आ जाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करो, क्योंकि फ्यूचर जो हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है। बढ़ती हुई आदमशुमारी के साथ हमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज लानी है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। बिल्कुल सर। इसी चेंज की खातिर तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उगाओ ग्रीन के नाम से मैंने स्टार्ट किया है सर, कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोस्तों को इसमें जोड़ें और ज़मींदार भी हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी व्यूअरशिप बढ़ती जाए, ताकि लोगों को गाइड कर सकें कि हम आज के दौर की जो एग्रीकल्चर है, जो नए सिस्टम से हो रही है, उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि बंदा कोई एक्सपेंसिव मशीनरी या एक्सपेंसिव चीज़ की तरफ से जाए, लेकिन यह है कि इनिशियल तौर पे छोटे छोटे कदम लेके पानी बचाना है, कौन सा सीड इस्तेमाल करनी है, फर्टिलाइजर से कैसे जान छुड़ानी है, इन्हीं पे ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको तकलीफ दी है सर, मुझे ये बताएं कि पहले थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आपने अपना तारुफ कराया बड़ा बेहतरीन, कि यूनिवर्सिटी लाइफ एक चैप्टर है कि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो आज आपके सामने माशाल्लाह एक मकाम पे पहुंचे हुए हैं, मैं भी आपका शागिर्द हूँ। तो वो अचीवमेंट्स कैसी थी, यूनिवर्सिटी की जिंदगी कैसी थी, एग्रीकल्चर में कितना सर्व किया एज ए यूनिवर्सिटी, और फिर हम आफ्टर द यूनिवर्सिटी फिर उसको लेते हैं। यूनिवर्सिटी जो हमने ज्वाइन किया था एज ए टीचर, ड्यूरिंग टीचिंग में जो हमारा मेन कंसेप्ट था, मेन ऑब्जेक्टिव था का यूथ को ट्रेन करें, यूथ को एज ए प्रोफेशनल बनाएं, क्योंकि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं उसी टाइम वो कुछ भी नहीं है, ऐसे एक कोरा माइंड है। उसके बाद 4 साल की डिग्री के में हम उसको चेंज करते हैं, उसके अंदर एक इंजीनियर माइंड डेवलप करवाते हैं।
ड्यूरिंग उसके बाद फाइनल ईयर में जब लड़का पहुंचते हैं तो उसको थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क भी करवाते हैं का यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर को आप कैसे बूस्टअप करें, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं फॉर द फील्ड में हमारे नुमाइंदे, तो हम उसको भेजते हैं ग्रोवर्स के साथ मिलकर आप इसमें चेंज लाएं, क्योंकि आज ये सेंचुरी जो है टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम फूड एंड फाइबर अपनी आदमशुमारी को, पॉपुलेशन को नहीं मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था ब्रिंग ए चेंज। ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है, सेंचुरीज बैक सिस्टम है जो हम जिसमें चल रहे हमारे ग्रोवर्स काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इसमें चेंज लाएं। चेंज जरूरी नहीं कि आप एक टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन मूव तो करें ना। ठीक है सर। अभी एज ए सर जो है ना, आप प्रोफेसर, एक जमींदार जिसके पास इनिशियल मतलब उसकी जो खालें हैं वो भी पक्की नहीं है और जो है ना वो कन्वेंशनली अपने फोर फादर पैटर्न्स पे चल रहा है, तो आप एक जमींदार को क्या गाइडलाइन देंगे कि क्या स्टेप्स वो लेके आगे चले? सर मैं ग्रोवर्स के साथ, मैं अपर सिंध में तकरीबन ये 4th ईयर 4वां साल है, मैं ग्रोवर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो ग्रोवर्स जो हमारे हैं सिंध में या बलूचिस्तान में, हम देख रहे हैं कि वो सेंचुरीज बैक पुराने सिस्टम में चलते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेट करते हैं। हमारा मकसद है कि ग्रोवर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एक चेंज तो लाए ना, क्योंकि आज वाटर इशू है, पानी का शॉर्टेज है। हालांकि पानी की शॉर्टेज कोई नहीं है हमारे मुल्क में, सिर्फ ये शॉर्टेज इसलिए है कि हम जो है उसको कन्वेंशनल सिस्टम में यूज कर रहे हैं। जो पानी पौधे को रिक्वायरमेंट है उससे डबल ट्रिपल पानी ज्यादा दे रहे हैं। उसमें हमारा लॉस ये है, एक वाटर लॉगिंग जिसको सेम और थोम कहते हैं वो डेवलप हो गई है। सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यूज डाउन हो गई है। हम कहते हैं कि पौधे प्लांट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करें, मुहैया करें, का उसमें उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, यील्डिंग बेहतर देंगे, न कि आप एक्सेस। जी हाँ बिल्कुल सर। अब जी सर जी ये जो आपने बात कही है कि पानी की ज्यादती की वजह से भी यील्ड में मुतासिर होगी, तो जी आप गाइड करें कि जमींदार क्या स्टेप्स ले, उसे कैसे इल्म होगा कि पानी की ज्यादती वो कर रहा है, वो क्या स्टेप लेगा इस ज्यादती या कमी को रोकने के लिए? देखो ना, अभी हमारे ग्रोवर्स भाई, आबादगार जितने भी ग्रोवर्स हैं, आप उनको देखें कि वो जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप को, पौधे को मैनेजमेंट देते हैं, वो मैनेजमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी ऊपर है नहीं। अगर आप देखेंगे कि पानी का एप्लीकेशन क्या है, पानी ऐसे फ्लड इरिगेशन छोड़ देते हैं, हालांकि फ्लड में डबल ट्रिपल लॉस जा रहा है, पानी जाया हो रहा है। वो पानी एक का फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। तो इस ये सारे इश्यूज है ग्रोवर्स के लिए का, जब तक ये ग्रोवर्स एग्रीकल्चर कोई एक्सपर्ट के साथ मिल बैठकर उनसे गाइडलाइन लें तो अपने सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, वरना ये बाहर की दूर से बैठकर ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जी
तो इनिशियली मतलब आप क्या गाइड करेंगे कि ग्रोअर को पहला स्टेप क्या लेना होगा? मतलब इस पैटर्न को चेंज करने ड्रिप की तरफ जाना पड़ेगा या खालें पक्की करनी पड़ेंगी? देखो, हर इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अभी मैं बताऊं, मैंने इधर अपनी सिंध में सिंध ग्रोवर्स के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसके ऊपर ड्रिप के ऊपर ही आर्टिकल लिखा था कि पानी, हम इतना पानी की रियलाइजेशन हम ही नहीं है हमारे पास। ग्रोवर्स हो या जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हम कहते हैं कि जितने भी वाटर कोर्सेज है पहले तो उनको इम्प्रूव करें, जिससे 60% पानी की सेविंग होगी आपके पास। जो आप 30% इम्प्रूव करते हैं या 40% या 50% इम्प्रूव करेंगे, तभी आपके पास जो वाटर सेविंग होगी 40 से लेके 50% तक वाटर आपकी सेविंग हो जाएगी। इश्यूज वाटर का खत्म। जमाली साहब के नेट में इशू है, स्पीड उनकी थोड़ा स्लो होने की वजह से आवाज कट रही है। जी, बस असल में सर थोड़ा सा आपका नेट जो है ना इशू कर रहा है, कहीं कहीं आवाज कट रही है। ये हाँ बिल्कुल करिए, हाँ तो कोई बिल्कुल मसला नहीं, चले जैसे भी है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप ये बताएं, इंशाल्लाह। जैसे आप जी, ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो जमींदार इस नए सिस्टम को लेने के लिए तैयार है, अडॉप्ट कर रहा है, वो आना चाह रहा है इस तरफ? जहाँ सिंध में जो ग्रोवर्स हैं, काफी ग्रोवर्स वो मोटिवेटेड हैं, वो आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी वाटर कोर्सेज है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और उसमें ड्रिप में भी ये जो है अडॉप्ट कर रहे हैं ड्रिप में, क्योंकि इकोनॉमिकली जो छोटे छोटे ग्रोवर्स है अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंध में 60-40% का सिस्टम है। 60% गवर्नमेंट पे करेगी, 40% ग्रोवर्स पे करेंगे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रिप सिस्टम। तो छोटे ग्रोवर्स जिसमें 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए ये प्रॉब्लम। बाकी जो मीडियम साइज के हैं या लार्ज ग्रोवर्स है, वो तो सिस्टम में आ रहे हैं। काफी जगह पे ये ड्रिप सिस्टम ऑन है हमारे पास। तो सर ये जी, मुझे थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए आप वो कर दें कि जितने लोगों ने एडॉप्ट किया है ड्रिप सिस्टम या नया कोई स्प्रिंकल सिस्टम, उनकी एग्रीकल्चर में कितना फर्क आया है, उन्होंने नई चीज पे जाने से कितना फायदा लिया है, कितनी यील्ड में फर्क पड़ा है, कितना जो है ना कल्टीवेशन एरिया में फर्क पड़ा है, थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें। हाँ, हाँ। देखो, ड्रिप सिस्टम में जो है मैक्सिमम बेनिफिट ड्रिप सिस्टम में है। नंबर 1 वाटर सेविंग है, 60% से अबव वाटर सेविंग है। और उसके बाद जो यील्ड पोजीशंस है, यील्ड में 30% यील्ड बढ़ेगी। उसके बाद फर्टिलाइजेशंस में रिडक्शन आ जाएगी, एक्सपेंडिचर्स में रिडक्शन आ जाएगी, लेबर एक्सपेंडिचर्स में रिडक्शन आ जाएगी। ओवरऑल जो है बेनिफिट है ड्रिप सिस्टम में, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में जो हम फर्टिलाइजेशन की एप्लीकेशन देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर में, वो भी ऐसे ब्रॉडकास्टिंग की है छठ की तरह, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ अभी जो है ना केजी सिस्टम में देना पड़ेगा, पानी के साथ जाएंगे फर्टिगेशन की सूरत में, जिसकी इफिशियंसी 90% है। 90% फर्टिलाइजेशन की इफिशियंसी है, तो वो यील्ड बढ़ाएगी, यील्ड बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर रिडक्शन होगी, 60% से अबव वाटर सेविंग हो जाएगी। तो ग्रोअर्स के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। जी, बड़ी प्रॉब्लम। जी, मथा प्रॉब्लम है।
आवाज मेरे ख्याल में सर आपको नहीं आई। मैंने डिस्टर्ब हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आई, डिस्टर्ब हो गई। हाँ अभी मैंने हाँ, बताया ना कि मैं बताऊं, मैंने अभी आर्टिकल लिखा था इधर सिंध के ग्रोवर्स के लिए, शुगर केन के लिए ड्रिप सिस्टम के लिए। मैंने उनको लिखा था कि शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट कोई 3000 मिलीमीटर है। अभी अगर ड्रिप में जाएंगे तो 60% वाटर सेविंग होगी। उसका मतलब है कोई 1200 से मिलीमीटर से पानी ज्यादा बचेगा और 840% में कमद जो आपका तैयार हो जाएगा और 30% से ऊपर यील्ड बढ़ाएगा। इससे अधिक ज्यादा क्या फायदा है? फर्टिलाइजेशन में भी सेविंग, यील्ड बढ़ेगी, वाटर सेविंग 60% से ऊपर वाटर सेविंग होगी। ठीक है सर। तो जी जनरली हाँ जिन व्यूअर्स को बिल्कुल ये नहीं पता कि ये सिस्टम कास्ट कितना करता है पर एकड़, मतलब गवर्नमेंट के बगैर, अगर हाँ जैसे आपके सिंध में तो गवर्नमेंट दे रही है, हमारे बलूचिस्तान में अभी तक कोई हाँ। गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ड्रिप या अच्छा स्प्रिंकल सिस्टम दिया जाए, नहीं हमारे यहाँ नहीं है। तो थोड़ा सा गाइड करें लोगों को कि ये कितना कास्ट करेगा पर एकड़, जो आप लगवा रहे हैं कितनी कास्ट आ जाती है इस पे? हाँ, हमारे पास ये ड्रिप सिस्टम 2015-16 से ये ड्रिप सिस्टम ऑन है। इसका जो है इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है। तो 2016 में इसकी कास्ट पर एकड़ पे आई थी कोई 95,000। उसके बाद अभी जो आ रही है 1 लाख कोई 30,000, प्लस 30,000 आ रही है अभी, जो क्योंकि रेट बढ़े हैं तो इस हवाले से। तो उसमें 60% गवर्नमेंट पे कर रही है, 40% जो है ग्रोवर्स दे रहे हैं। ठीक है सर। तो जी अभी तक सिर्फ आप ड्रिप की तरफ जा रहे हैं या स्प्रिंकल भी सिंध में स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने? नहीं नहीं, स्प्रिंकलर नहीं किया, क्योंकि स्प्रिंकलर से जो है ना बेस्ट सिस्टम, मोस्ट इकोनॉमिकल इजी सिस्टम जो है वो ड्रिप सिस्टम है। जो ड्रिप सिस्टम की अच्छा इफिशिएंसी जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम से। सो एज ए इंजीनियर हम वो सिस्टम को रिकमेंड करेंगे जो मैक्सिमम इफिशिएंसी वाला हो। तो मैक्सिमम अच्छा इफिशिएंसी ड्रिप से मिलेगी, न कि स्प्रिंकलर से मिलेगी। अच्छा। तो ड्रिप जी सिस्टम में सर मुझे ये गाइड कर दें कि ये जो ड्रिप सिस्टम आप लगा रहे हैं वहाँ सिंध में, इनकी लाइफ कितनी हाँ होगी? मतलब 1.25 लाख या 1,30,000 पे एक जमींदार जब खर्च करेगा तो हाँ कब तक उसको हाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी? मेरी नॉलेज ये है कि इसके नोजल्स बंद हो जाते हैं, इसके पाइप्स जो है ना फील्ड में वो बस्ट हो जाते हैं, तो ये साल 1.5 साल बाद जो है ना नाकारा हो जाता है। आपकी क्या इस हाँ। बारे में मतलब वो है? अभी देखो, हमारे यहाँ जो जितने भी ड्रिप सिस्टम लगे हैं 2016 से वहाँ अभी तक, क्योंकि उनकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है डबल फिल्टर इस्तेमाल होता है। पानी की सफाई का पानी से कोई भी पार्टिकल्स आगे न जाए, जहाँ हमारे जो ड्रिपर्स है या एमिटर्स है वो ब्लॉक न हो जाए। तो उस हवाले से कोई ऐसा इशू अभी तक हमारे साथ नहीं आया है। और इसकी एज लाइफ जो है एवरेज 20 ईयर्स लाइफ है इसकी ड्रिप सिस्टम की। फिर भी इसकी मेंटेनेंस जितनी मेंटेनेंस करेंगे तो ऊपर आप आगे जाएंगे, मोर देन 20 ईयर्स के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन 20 ईयर्स तक कोई इतना इशू नहीं है अभी तक। 2016 से जितने भी ये सिस्टम काम कर रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एमिटर्स है, ड्रिपर्स है, इनकी भी इतनी बड़ी कास्ट नहीं है। हार्ड ड्रिल की कीमत जो है ना ₹20 to ₹30 है। ठीक है, जी बेहतरीन है। अब सर इरिगेशन से हट के बात करते हैं जी क्रॉप्स की तरफ। तो क्रॉप्स में जी एक जमींदार को क्या चेंज लानी होगी कि जैसे वो कन्वेंशनल एरिया में चली आ रही है पुरानी, हमारी गंदुम है, गन्ना हाँ है हाँ हाँ। या कपास है, तो क्रॉप्स में क्या चेंजिंग लाएं या सीड में चेंजिंग लाएं ताकि यील्ड बढ़ जाए? सर देखो ना, हमारी ज़राअत में, एग्रीकल्चर में हम कहते हैं कि सीड का अपना रोल सिर्फ 10% से लेके 20%, इससे ऊपर नहीं है। बाकी जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी मैनेजमेंट लेंगे उतनी मैक्सिमम यील्ड आप लेंगे।
अभी मैनेजमेंट लैंड प्रिपरेशन से होती है, स्टार्ट लैंड प्रिपरेशन से होती है। लैंड प्रिपरेशन प्रॉपर करें, उसके बाद सीड की क्वालिटी लें, सर्टिफाइड सीड लें, और उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट में फर्टिलाइजेशन है, केमिकल फर्टिलाइजेशन है प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे ग्रोअर्स हमने सिंध में देखे हैं, सर्वे भी किया है, का वो सिर्फ 2 फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस है, जिसमें एक को डीएपी कहते हैं, फास्फोरस है, दूसरा यूरिया नाइट्रोजन है। बाकी थर्ड जो इम्पोर्टेंट है पोटाश, आज तक उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। अभी हम वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि पोटाश इस्तेमाल करो, क्योंकि जो यील्डिंग पैरामीटर जो फर्टिलाइजर है वो पोटाश है, अभी तक वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। और दूसरी बात, सॉइल को टेस्ट ही नहीं करवाते। सदियों से, सेंचुरी से हमारी सॉइल के ऊपर क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है, वो भी इंटेंसिव कल्टीवेशन, लेकिन आज तक हमने सॉइल को टेस्ट ही नहीं किया कि इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन सी एक्सेस में है। जो एक्सेस में हम उसको डाउन करें, जो शॉर्टेज है हम उनको सपोर्ट करें। तो ये सारे ग्रोअर्स के लिए इशू है कि सॉइल को टेस्ट करवाएं, सॉइल में कौन सी डिफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करवाएं, प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि सीड बेड प्रॉपर होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद मैनेजमेंट में क्वालिटी सीड लें। ऐसे नहीं है कि आप लोकल सीड लेते हैं जिसकी कोई सर्टिफिकेशन कोई नहीं है, उसकी कोई वो कहते हैं कि जर्मिनेशन परसेंटेज नहीं है, उसमें काफ़ी जो है मिक्स्ड सीड है, वो उसमें क्वालिटी प्योरिटी नहीं मिलती है। उसके बाद जो है पानी की पोजीशन से होते हैं कि कौन सी स्टेज में पानी आप देना है, कौन सी स्टेज में पानी को मिस नहीं। जैसे हम एग्रीकल्चर में कहते हैं कि 2 स्टेज होती है, जो आप क्रॉप को अगर आप पानी मिस किया तो आप ऐसे समझे कि 15% आप यील्ड विथड्रॉ करें, जिसमें एक जो है मिल्किंग स्टेज होती है। जब गंदम मिल्किंग स्टेज में आती है, जिसमें सीड ग्रेन फॉर्मेशन करते हैं, उसी टाइम किसी भी सूरत में पानी को मिस ना करें। जी सही, बिल्कुल बेहतरीन हो गया सर। मतलब ये है कि हाँ, जमींदार को जो है ना अपनी जमीन से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। उसे पता होगा कि एग्जैक्टली। मेरी जमीन क्या है, तो फिर वो उससे उसका जो है ना कमा भी सकता है, वरना अगर उसे जमीन का ही पता नहीं तो वो कैसे कमाएगा। तो ये बात मुझे समझ नहीं, में मेरे आई। को हाँ, देखो ना, जमीन हमारी, हम कहते हैं कि ये धरती, ये जमीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, ये बेजान नहीं है। तो उसी जानदार की तरह हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको अपना खाद देंगे, तो वो भी नोरिशमेंट होगी उसकी, वो भी हमें रिजल्ट देगी। ठीक है सर। तो जमीन जी की प्रिपरेशन के हवाले से तो आपने ये बताया कि हमें टेस्ट भी कराने चाहिए, उसकी नमकियात का भी मालूम हो, हाँ उसके अंदर किस चीज की कमी है, किस हाँ चीज की ज्यादती है। लेकिन वैसे जनरली हाँ सर, आपके एक्सपीरियंस में एक जमींदार अगर लैब तक उसकी रसाई नहीं है, वो जो है ना ये टेस्ट नहीं करवा सकता, तो उसको अपने करीबी रिसोर्सेज से अपनी जमीन को कैसे बेहतर बना सकता है? अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा गाइड कर दें हमारे जमींदारों को। जो जमीन में जो है मेजर 2 प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें एक साल्ट का प्रॉब्लम होता है। का जमीन में हमारी जब साल्ट डेवलप हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हमें ये मालूम नहीं है कि ये साल्ट किस ग्रुप का है, हमें पता ही नहीं है। हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम अगर ज़मीन में साल्ट डेवलप हो चुके हैं तो आप देखें कि उसको टेस्ट करवाएं, साल्ट कौन सा है, ये सोडिक साल्ट है या सेलाइन सा है या दोनों मिक्स्ड है। अगर सेलाइन साल्ट है जो वाइट क्रस्ट है, तो उसको तो एप्लीकेशन, इरिगेशन एप्लीकेशन से 2-3 पानी अच्छे देंगे तब साल्ट लीच डाउन हो जाएंगे। अगर ज़मीन में सोडिक डेवलप हो चुकी है, सोडियम साल्ट डेवलप हो चुके हैं, तो उसके लिए ये है कि आप उसको जिप्सम की ट्रीटमेंट दें। जब तक जिप्सम की ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि सोडियम की ये करेक्टर्स हैं कि बिलो सरफेस एक हार्ड लेयर डेवलप होता है, जहां से जमीन की एरेशन, वाटर मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। अगर आबादगार उस जमीन को पानी देंगे तो 4 दिन से 5 दिन 6 दिन तक पानी ऊपर ही खड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि
वहाँ सोडिक साल्ट डेवलप हो चुके हैं, हार्ड लेयर डेवलप हो चुकी है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको जिप्सम इस्तेमाल करना है। जिप्सम जब देंगे तो जब वो ब्रेक हो जाएंगे और जमीन की एरेशन भी होगी, वाटर मूवमेंट होगी, जमीन की लाइफ मिल जाएगी आपको। ठीक सर। जी दूसरा सर, हमारे यहाँ बड़ा मसला है बलूचिस्तान में, हम तो आपको पता है ज्यादा हमारा एरिया जो है ना वो ट्यूबवेल से काश्त होता है। मैक्सिमम बलूचिस्तान में ट्यूबवेल की काश्तकारी है। तो हमारे मोस्टली अच्छा। एरियाज जहाँ पानी जो है ना वो मीठा नहीं है, मतलब पानी में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कहीं ज्यादा साल्टिश है, कहीं कम साल्टिश है, लेकिन यह है कि प्योर मीठा पानी नहीं है ट्यूबवेल का। चंद एरियाज हैं जहाँ कोयटा वगैरह में पूरा भी मीठा भी है, लेकिन ये ज्यादा एरियाज में साल्टिश पानी है। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए ट्यूबवेल के पानी को? वो हाँ, वो सिंपल है, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल पानी पहले तो आप चेक करवाएं। सिंपल चेकिंग है, कोई बड़ा भी इशू भी नहीं है। उसमें चेक करवाएं कि इशू क्या है, इसमें सोडियम साल्ट ज़्यादा है क्या। अगर सोडियम साल्ट ज़्यादा है तो जब ट्यूबवेल की जो बाहर टैंक है उस टैंक में जिप्सम पत्थर डाल के बॉटम में रखें, उससे पानी क्रॉस करवाएं तो वो पानी से सोडियम साल्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। दिस इज मोस्ट इजी, आसान तरीका है का। वहाँ सोडियम जो है वहाँ रिमूव हो जाएगी, वो पानी सोडियम के बगैर जाएगा। जमीन में साल्ट सोडियम का होंगे वो भी डाउन हो जाएंगे। सिर्फ जो ट्यूबवेल वाली जो टैंक है, जहाँ ट्यूबवेल का पानी जाके टैंक में गिरता है, वहाँ उससे बॉटम में आप जिप्सम पत्थर है वो पत्थर का लेयर बिछा दे। ठीक सर। तो ये सर जी जिप्सम अगर कोई जमींदार अपनी उस टैंक में रखता है, डालता है, क्योंकि जिप्सम की हाँ अवेलेबिलिटी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में लोकल मुश्किल होगी, हमें पंजाब से ही सोर्स करना पड़ेगा। तो वो जी जिप्सम कितना अरसा चलेगा, कितने अरसे बाद उसको फिर नया डालना पड़ेगा, कितनी उसकी लाइफ होगी? मिसाल है एक टैंक में हम एक ट्रैक्टर ट्राली डाल देते हैं तो वो कितने अरसे में खत्म होगी या चलती ही रहेगी? इसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? जमाली साहब का नेट थोड़ा इशू कर रहा है, वो अभी ज्वाइन कर लेंगे हमें। सर मेरा सवाल आया? हेलो। इसका ये जो जिप, हाँ बिल्कुल आ गया, मैं समझ लिया। तो जिप्सम इतनी कास्ट ही नहीं है जिप्सम की। जिप्सम यहाँ सिंध में इसकी बैग जो मिलती है तकरीबन 150 से लेके 200 रुपए की बैग होती है। तो ये इशू नहीं है। अगर वो जब आप टैंक में उसके पत्थर डालते हैं, जब वो पत्थर खत्म हो जाए दूसरे पत्थर डाल दो, इतने कॉस्टली नहीं है ना। ग्रोअर्स के ऊपर इतना लोड आ जाएगा। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ जिप्सम स्टोन अवेलेबल हो तो आप कोयटा में या बलूचिस्तान में देखें, अगर अवेलेबल है तो कोई इश्यू नहीं है। और उसकी कॉस्ट भी इतनी बड़ी नहीं है। आप उसके बॉटम में डाल दें स्टोन, जब वो गिल जाए खत्म हो जाए दूसरे डाल दो। ठीक है सर, मैं समझ गया। जो है ना ये भी जमींदार के लिए एक हाँ अच्छा वो हुआ। तो दूसरा ये है कि सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, आपने अब पूरी जिंदगी हाँ एज ए प्रोफेसर भी वो किया, उसके जी बाद आप जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की क्या जी जी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जमींदार को फायदा मिले? मेरी जो नॉलेज है अपनी उसमें तो ये है कि मिडल मैन हमसे बहुत कुछ ले जा रहा है। जी हड़त वाला, आड़ती, और जो है ना माशाखोर और दुकानदार। एक सब्जी जब दुकानदार। जमींदार पे दुकान पे पहुंचती है तो जमींदार 10 रुपए की बेच रहा होता है और दुकानदार 80-100 रुपए की। ये जो दरमियान का बहुत बड़ा गैप है, इसके लिए आप क्या राय देंगे? क्या होना चाहिए? जमींदार के नुकसान को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो ये एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रख रही हैं, आज तक नहीं रखा है। अगर ये गवर्नमेंट प्रोविंशियल और मरकजी हुकूमत अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखे तो ये इशू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा।
इसी हवाले से आप देखेंगे कभी शुगर का प्रॉब्लम डेवलप होता है मुल्क में, कभी आटे का, हालांकि ये दोनों चीज हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ग्रोवर्स, गवर्नमेंट को मोटिवेट होना चाहिए। दूसरी बात, ग्रोवर्स जो है ना वो ट्रेडिशनल क्रॉप में न जाए, क्योंकि हम मुसलसल एक ही क्रॉप में जाते हैं। जैसे हमारे सिंध में है तो वीट है, वीट के बाद काटन है काटन के बाद वीट को फॉलो करते हैं, बस एक ही ट्रैक पे चलते हैं ना। तो ऐसे नहीं करें, आप क्रॉपिंग पैटर्न में अपना चेंज करें। जैसे आज जमाली साहब का नेट फिर स्लो है थोड़ा सा, चलें वो दोबारा शामिल होते हैं। जब तक जमाली साहब हमारे साथ लाइव आते हैं, उनके नेट का इशू ठीक होता है। देखने वाले भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जमाल साहब, सर दरमियान में थोड़ा नेट इशू आया था तो आपकी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। जी डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं बता रहा था कि ग्रोवर्स जो है ना, ये ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते हैं इसमें थोड़ी चेंज लाए। जैसे आजकल एग्रीकल्चर में टनल फार्मिंग आ रही है, ये ग्रोवर्स के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है, मोस्ट बेनिफिशियल है। उसमें 3 to 4 मंथ की क्रॉप वेजिटेबल लगाएंगे, ऑफ सीजन होगी और हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा उनको, ग्रोवर्स को। वो ज्यादा से ज्यादा एकड़ में लगाए, थोड़े इनिशियल कास्ट उसमें थोड़ी रेट ज्यादा है, लेकिन उसका प्रॉफिट आप ऐसे समझिएगा, एकड़ पे वेजिटेबल लगाएंगे तो 3 से 5 लाख बिटवीन जो है आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक सर। दूसरा सर, एज ए इंजीनियर, आप भी एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं, हम तो अभी तक सर्व कर रहे हैं, तो एज ए इंजीनियर आप क्या वो करेंगे, आवाम को आइडिया देंगे या उनको एक रास्ता बताएंगे? जैसे मेरे जहन में कुछ सवाल हैं, इनको आप भी इंडोर्स करें। आपके जहन में अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे सर हमारे यहाँ कोई भी क्रॉप डी वैल्यू हो जाती है जब टमाटर फील्ड में छोड़ दिया जाता है या प्याज फील्ड में छोड़ दिया जाता है, कोई भी क्रॉप आ गई मार्केट में ज्यादा हो गई, वो डी वैल्यू हो गई, तो जमींदार मजबूर है कि उसे छोड़ दे फील्ड में, क्योंकि उसके तुड़ाई के भी पैसे उसे नहीं मिल रहे होते। तो इन क्रॉप्स को लेके प्रोसेस करके हम आगे जो है ना स्टोर करके अपने ही मुल्क में दें या एक्सपोर्ट करें, ऐसा कोई आइडिया आपने सोचा है या आपके पास नॉलेज हो? देखो, हम इंजीनियर हैं, हमारा फंक्शन है कि ग्रोवर्स को मोटिवेट करें, एजुकेट करें कि ग्रोवर टेक्नोलॉजी में आ जाएं। अगर सपोज ओनियन है, प्याज है, प्याज की सीजन नहीं है, मार्केट नहीं है, तो ग्रोवर्स को एजुकेट करें कि उसको कैसे स्टोर करें, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाएं, आसानी से बढ़ाएं, कम से कम उसको जो लॉस होगा, बाकी वो महफूज रहेगा। जब रेट मार्केट इंप्रूव हो जाए फिर सप्लाई करें। लेकिन हमारे पास यह है कि ग्रोवर्स के पास वो टेक्नोलॉजी, वो एजुकेशन, वो नॉलेज है नहीं। तो आप जो इंजीनियर्स हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनका काम है कि वो जो क्रॉप की वैल्यू एडिशन में जाए, ग्रोवर्स को वैल्यू एडिशन की तरह, जैसे टमाटर है, बदकिस्मती से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या कोई सिस्टम नहीं है। टमाटो चलो मार्केट में नहीं जा रहा है ना, तो टमाटो केचप करे, केचप जो छोटे छोटे प्लांट ग्रोवर्स को दे, वो उसमें कन्वर्ट करें, उसको अपने प्रोडक्ट में रखें और मार्केट को सप्लाई करें। क्योंकि वो ही केचप मार्केट वाले हमको देते हैं डबल ट्रिपल प्राइस में। इसी तरीके से जैसे पल्सेस के क्रॉप है, पल्सेस के क्रॉप भी हम पल्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोवर्स प्रोड्यूस करके मार्केट को देते हैं, मार्केट उसको कन्वर्ट करके
दाल फार्मेशंस में हम वापस देते हैं, वो बेनिफिट वो उठा रहे हैं। छोटे प्लांट जो है मिड साइज के प्लांट, वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है ग्रोवर्स को का वो सप्लाई करे का, वो वैल्यू एडिशन अपने क्रॉप की खुद करे, खुद करके फिर मार्केट को दे का वो बेनिफिट ले। तो इसमें जी गवर्नमेंट तो सर मतलब 72 साल से हम देख रहे हैं जो कर तो रही है, उस पे जितनी डिबेट करेंगे वो लंबा एक किस्सा होगा। बस जमींदार को खुद इनिशिएटिव लेना होगा अपने तरीके से कि वो रिसर्च करे। आजकल सर रिसर्च भी बड़ी इजी हो गई है, नेट का दौर है, गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आप कोई भी चीज ढूंढें तो आपको मिल जाती है इजीली। पहले तो अगर आपको याद हो सर, हम लाइब्रेरियां जाते थे आपके प्रोजेक्ट, आपकी असाइनमेंट्स ढूंढने के लिए। आजकल आप जो मोबाइल पे ही कर लेते। तो बस ये मेरा होगा। और आप भी अगर फर्दर कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने काट दिया आपको। जी बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। सिर्फ बलूचिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रोवर्स को मोटिवेट करे और वैल्यू एडिशन ग्रोवर्स को खुद एजुकेट करे कि वो वैल्यू एडिशन क्रॉप की, अपनी क्रॉप की खुद डेवलप कराए, उसके बाद मार्केट में सप्लाई करे ना। बिल्कुल सर, जो है ना। और दूसरा सर, अब आते हैं, मतलब ये तो हो गया कि जमींदार को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये तो वो हो गए। अब आखिर में मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपका जो अपना वो है एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से सम अप करें सारी बातों को कि जमींदार आगे जाने के लिए उसको किन पॉइंटों पे चल के वो एक नए रास्ते पे निकले, ताकि उसको फायदा भी ज्यादा हो और आमदन भी ज्यादा हो और खर्चा भी कम हो। जमाली साहब का कनेक्शन हमारे साथ मुनक़ता हो गया है, जो है सर। मेरा सवाल आया आपको पास के, अब आप हाँ बिल्कुल आया। हाँ अभी देखो ना, हम इधर अपनी जगह पे बैठे हैं, हम लिखते भी हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं, अखबारों में भी छपते हैं, वो भी ग्रोवर्स की एजुकेशन के लिए है, क्योंकि वो ग्रोवर्स वो पढ़कर वो अब अडॉप्ट करे। ग्रोवर्स को करना है, ग्रोवर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी थोड़ा आगे आए। कब वो आगे आए, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बैठे, अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उनसे ले, एग्रीकल्चर से ले, वालों से ले। तो एग्रीकल्चर से जब वो नॉलेज लेंगे, एजुकेशन ले करेंगे, ग्रोवर से एजुकेशन डेवलप हो जाएगी तो अपना सिस्टम खुद अडॉप्ट करेंगे, खुद मैनेज करेंगे, फिर किसी का मोहताज नहीं रहेगा ग्रोवर्स। बिल्कुल सर। बस सर बड़ा अच्छा गपशप रही आपके साथ, आपको तकलीफ दी रमजान के महीने में, और जो है ना आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपनी कीमती उससे मसरूफियात से कीमती टाइम निकालने का शुक्रिया सर। हम हाजिर हैं, जब भी कोई खिदमत हो तो मैं हर टाइम। हेलो, डिस्टर्ब हो गया। आप कुछ कह रहे थे सर? जी जी हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ मोस्ट वेलकम। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट करें, हम अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे, ग्रोवर्स को भी मायूस नहीं करेंगे। अगर ग्रोवर भी हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, हम उनको भी गाइड करेंगे कि अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो, क्योंकि बदकिस्मती हमारे ग्रोवर्स के पास एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। हम कहते हैं कि ग्रोवर्स आगे आए, एग्रीकल्चर से बैठे। अगर हम इधर सिंध में बैठे हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उनको दें, हमसे बात करें, जो भी इशू है हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, ये बेहतरीन हो गया सर। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारा चैनल है इसको अपने हलकों में वो करें, बताएं, ताकि लोग इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो क्वेश्चन करें, हमको उसका जवाब ढूंढेंगे। आप जैसे
मोहतरम को तकलीफ देंगे, लोगों को नॉलेज मिलेगी, तो ताकि ये कारवां लेके आगे चलें और लोगों को नई राहों की तरफ ले चलें, ताकि लोग इस नए दौर से नए तरीके से सीखें और उन्हें हम सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने एक भी छोटा सा चेंज ले आया तो वो बड़ा काम हो जाएगा। वो भी हमारी, इसी तरह वो हमारी और आपकी चल निकलेगा। सर थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी। जी, आज हमारे साथ थे जमाली साहब, ये मेरे टीचर भी हैं टंडोजान यूनिवर्सिटी में और बड़े मोहतरम हम्बल शख्सियत, प्यार करने वाले, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।